हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। इस वीडियो के अंदर हम एचटेट पीजेटी फिजिक्स 2018 में जो फिजिक्स के क्वेश्चन आए थे उन्हीं के सॉल्यूशन को कंटिन्यू करेंगे। देखिए क्वेश्चन, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द टाइम टेकन। इट्स एक्सेलरेशन इंक्रीजेज, डिक्रीजेज, रिमेन्स कांस्टेंट, बिकम्स जीरो। मीन्स कह रहा है एक बॉडी है, उसके द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द टाइम टेकन। मीन्स उसके द्वारा जो टाइम लिया जाएगा उसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस। अगर हम डिस्टेंस को x माने और टाइम को t माने तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग x किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिया है, t के स्क्वायर के। सो यहाँ पर अगर हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाए और इक्वल टू का साइन लगाए तो यहाँ पर एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा। और मान लेते हैं बीटा क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। सो एक्स किसके इक्वल लिखा जाएगा, बीटा इंटू में टी स्क्वायर। और हमें पता है वेलोसिटी जो होती है वो dx बाई dt के इक्वल होती है। सो dx बाई dt किसके इक्वल आ जाएगा, बीटा कांस्टेंट रहेगा, टी स्क्वायर का 2t हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 बीटा टी लिख सकते हैं। और हमें पता है एक्सेलरेशन किसके इक्वल होता है, dv बाई dt। सो हम वेलोसिटी का टाइम के रिस्पेक्ट में अगेन डेरिवेटिव कर देंगे। सो ये क्या आ जाएगा, 2 बीटा आ जाएगा। 2 भी कांस्टेंट है, बीटा भी कांस्टेंट है। सो एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। मींस एक्सेलरेशन टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा। सो इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो रिमेन्स कांस्टेंट रहेगा। सो सी इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रेशन विल बी। हेयर v इज अ स्फीयर हुज सेंटर इज एट ओरिजिन एंड a इज रेडियस। मींस स्फीयर की रेडियस कितनी है, a है, और उसका सेंटर कहाँ पर है, ओरिजिन पर है। और आपसे इस इंटीग्रेशन की वैल्यू पूछ रहा है क्या होगी। और ये जो इंटीग्रेशन है वो वॉल्यूम इंटीग्रेशन है। और ये क्या है, वॉल्यूम एलिमेंट है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में। और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का वॉल्यूम इंटीग्रेशन करना है। सो देखिए, अगर हम इस इंटीग्रेशन को स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में लिखे, मीन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स कौन से होते हैं, आर, थीटा और फाई। ये स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स होते हैं। अगर हम इस इंटीग्रेशन को स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर को तो क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर। और डी एक्स डी वाई डी जेड को क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई। मीन्स ये वॉल्यूम एलिमेंट होता है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में और ये वॉल्यूम एलिमेंट होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में। सो ये जो इंटीग्रेशन था उसको हम क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर लिखा जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की जगह, और इनटू में डी एक्स डी वाई डी जेड की जगह ये लिख दिया जाएगा। और यहाँ पर आर की लिमिट 0 टू ए होगी, थीटा की लिमिट 0 टू पाई होगी, फाई की लिमिट 0 टू 2 पाई होगी। अब देखिए यहाँ पर जो ट्रिपल इंटीग्रेशन है उनमें एक इंटीग्रेशन में आर की लिमिट 0 टू ए होगी, एक में थीटा की लिमिट 0 टू पाई होगी और एक में फाई की लिमिट 0 टू 2 पाई होगी। अगर हम थीटा और फाई के इंटीग्रेशन को अलग अलग सोल्व करें तो थीटा के लिए क्या होगा, 0 टू पाई साइन थीटा इंटू डी थीटा। और फाई के लिए क्या होगा, डी फाई इंटीग्रेशन 0 टू 2 पाई। तब यहाँ से वैल्यू आएगी 2 पाई और यहाँ से वैल्यू आएगी 2। तो थीटा और फाई के लिए जो इंटीग्रेशन की टर्म्स होगी उनकी वैल्यू 4 पाई होगी। सो हमने यहाँ पर 4 पाई लिख लिया और आर वाला जो इंटीग्रेशन होगा उसको हमने यहाँ पे लिख लिया, आर स्क्वायर और आर स्क्वायर आर की पावर 4 हो जाएगा इनटू में डी आर। और आर की लिमिट कहाँ से होगी, 0 टू ए होगी। सो यहाँ पर 4 पाई बार है, आर की पावर 4 का इंटीग्रेशन आर की पावर 5 बाय 5 हो जाएगा और लिमिट 0 टू ए होगी। ये 5 बार आ जाएगा तो 4 पाई बाय 5 हो जाएगा। अपर लिमिट रखेंगे तो ए की पावर 5
माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो 0 की पावर 5, 0 की पावर 5 0 ही होगी, तो ये इतना बच जाएगा। इसको हम 4/5 पाई a की पावर 5 भी लिख सकते हैं। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटेलिक वायर इज गिवन बाय R इक्वल टू V बटे I, वेयर V इज पोटेंशियल डिफरेंस एंड I इज द करंट। इफ इन अ सर्किट the potential difference across the wire is V equal to this and current in wire I equal to this, the value of resistance of wire with its maximum percentage error is। मीन्स कह रहा है एक मेटेलिक वायर है जिसकी रेजिस्टेंस V बटे I के इक्वल होती है। ऐसा हमें ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग भी पता है कि V किसके इक्वल होता है? R इंटू आई। सो R किसके इक्वल होगा? V बटे I। ऐसा ही क्वेश्चन के अंदर गिवन है। यहाँ पर V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। I क्या है? करंट। V जो है वो किसके इक्वल गिवन है? 8 प्लस माइनस 0.5 वोल्ट। और I किसके इक्वल गिवन है? 2 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर। और आपसे वायर की रेजिस्टेंस पूछ रहा है विद इट्स मैक्सिमम परसेंटेज एरर। मींस ऑप्शन के अंदर प्लस माइनस के बाद जो लिखा गया है वो मैक्सिमम परसेंटेज एरर है रेजिस्टेंस में। सो हमें V कितना गिवन है? 8 प्लस माइनस 0.5। I कितना गिवन है? 2 प्लस माइनस 0.2। सो R हमें निकालना होगा। R किसके इक्वल होता है? V बटे I। सो यहाँ पर हम 8 को 2 से भाग कर देंगे। R किसके इक्वल आ जाएगा? 4 प्लस माइनस क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन के अंदर क्वेश्चन मार्क की जगह क्या लिखा गया है? मैक्सिमम परसेंटेज एरर। सो हमें क्या निकालना होगा? क्वेश्चन मार्क बटे में 4 गुणा में 100 निकालना होगा। वही क्या होगा? मैक्सिमम परसेंटेज एरर होगा। और वही हमें लिखना होगा प्लस माइनस के बाद। सो सबसे पहले हम क्वेश्चन मार्क बटे 4 निकाल लेते हैं, जो किसके इक्वल होगा? 0.5/8 प्लस 0.2/2। एलसीएम लेंगे तो 8 आएगा। ऊपर कितना बन जाएगा? 0.5 प्लस 0.8। सो ऊपर कितना आ जाएगा? 1.3। नीचे कितना है? 8। सो क्वेश्चन मार्क बटे 4 किसके इक्वल आ जाएगा? 1.3 बटे 8। दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्वेश्चन मार्क बटे 4 इंटू में 100 किसके इक्वल आ जाएगा? 1.3/8 इंटू में 100। सो यहाँ से कितना आ जाएगा? 130 बटे 8%। सो कितना आएगा? 16.25%। सो यही हमें निकालना था। सो यहाँ पर ये रख देंगे। सो R किसके इक्वल आ जाएगा? 4 प्लस माइनस 16.25%। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द लीनियर मास डेंसिटी लैम्डा ऑफ अ रोड ऑफ लेंथ L वेरीज लीनियरली फ्रॉम अ वैल्यू लैम्डा नॉट एट वन एंड x इक्वल टू 0 to double the value lambda equal to 2 lambda naught at other end x equal to L. The location of its center of mass with respect to the end at x equal to 0 is। मीन्स कह रहा है एक रोड है जिसकी लेंथ L है और उसकी लीनियर मास डेंसिटी लीनियरली वेरी कर रही है। x इजिकल टू 0 पर लैम्डा नोट है, x इजिकल टू L पर 2 लैम्डा नोट है। और आपसे कह रहा है इस रोड का सेंटर ऑफ मास x इजिकल टू 0 से कितनी दूरी पर होगा, ये बताइए। देखिए हमें जो रोड गिवन है उसकी लेंथ L गिवन है और x इजिकल टू 0 पर एक एंड है, x इजिकल टू L पर दूसरा एंड है। और x इजिकल टू 0 पर जो एंड है वहां पर लीनियर मास डेंसिटी लैम्डा लैम्डा नोट है और x इजिकल टू L पर जो एंड है वहां पर लीनियर मास डेंसिटी लैम्डा 2 लैम्डा नोट के इक्वल है। और कह रहे लैम्डा में जो वेरिएशन है वो लीनियर वेरिएशन है। मींस लैम्डा और x के बीच में जो ग्राफ आएगा, मीन्स हम ये कह सकते हैं लैम्डा और x के बीच में जो ग्राफ आएगा वो स्ट्रेट लाइन का होगा।
मीन्स हमें लैम्डा और एक्स के बीच में सबसे पहले वेरिएशन निकालना होगा। मीन्स लैम्डा और एक्स के बीच में जो लीनियर वेरिएशन होगा वो हमें निकालना होगा। हमें पता है स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन होती है वो हम लिख सकते हैं। अगर हमें एक लाइन के ऊपर दो पॉइंट गिवन हो, जैसे एक पॉइंट x1 y1 है, एक पॉइंट x2 y2 है, सो यहाँ पर कोई भी जनरल पॉइंट होगा उसका सबसे पहले x कोऑर्डिनेट लिखा जाएगा, बाद में y कोऑर्डिनेट लिखा जाएगा। तो इसकी जो इक्वेशन होगी वो होगी y माइनस वाई वन इक्वल टू y2 माइनस वाई वन बटे में x2 माइनस x1 इंटू में x माइनस x1। सिमिलरली यहाँ पर भी हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और कोई भी पॉइंट अगर उसके ऊपर हम लिखेंगे तो x कोमा लैम्डा लिखेंगे, क्योंकि हमें x और लैम्डा के बीच में वेरिएशन निकालना है जो लीनियर वेरिएशन है। मींस x और लैम्डा के बीच में जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होगी वो हमें निकालनी है। तो x कोमा लैम्डा कोई भी पॉइंट लिख देंगे इस लाइन के ऊपर। मींस x कोऑर्डिनेट x है, y कोऑर्डिनेट लैम्डा है। सो इस एंड के कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0 कोमा लैम्डा नॉट, और इस एंड के कोऑर्डिनेट क्या होंगे l कोमा 2 लैम्डा नॉट। सो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी लैम्डा माइनस लैम्डा नॉट इक्वल टू 2 लैम्डा नॉट माइनस लैम्डा नॉट बटे में l माइनस जीरो इंटू में x माइनस जीरो। सो क्या बन जाएगा लैम्डा माइनस लैम्डा नॉट इक्वल टू लैम्डा नॉट बटे एल इंटू में एक्स। सो यहाँ से लैम्डा किसके इक्वल आ जाएगा लैम्डा नॉट बटे एल इंटू में एक्स प्लस का लैम्डा नॉट। सो ये क्या आ गया रिलेशन आ गया लैम्डा और एक्स के बीच में, जो कैसा है लीनियर वेरिएशन है या फिर लीनियर रिलेशन है बिटवीन लैम्डा एंड एक्स। और यही क्वेश्चन के अंदर गिवन था कि लीनियर मास डेंसिटी लीनियरली वेरी कर रही है, और यहाँ से हम कह सकते हैं कि लीनियर मास डेंसिटी लीनियरली वेरी कर रही है एक्स के साथ। अगर हम एक्स की वैल्यू 0 रखेंगे तो लैम्डा लैम्डा नॉट के इक्वल आ जाएगा। अगर हम एक्स की वैल्यू एल रखेंगे तो लैम्डा 2 लैम्डा नॉट के इक्वल आ जाएगा। और यही हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन था, बट हमें लीनियर मास डेंसिटी एंड पॉइंट्स पर गिवन थी, बट हमें इन बिटवीन भी चाहिए थी, इसीलिए हमने लैम्डा और एक्स के बीच में वेरिएशन निकाला। जो लीनियर वेरिएशन था वो हमने स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस का यूज करके निकाल लिया। अगर कोई भी स्ट्रेट लाइन हो उसके ऊपर आपको कोई भी दो पॉइंट पता हो तो आप उसकी इक्वेशन लिख सकते हो। सिमिलरली वही कंसेप्ट आपने यहाँ पे लगाया और आपने लैम्डा और एक्स के बीच में रिलेशन निकाल ली। अगर हमें लैम्डा और एक्स के बीच में रिलेशन मिल गई, अब हम क्या करेंगे एक्सियम निकालेंगे। मीन सेंटर ऑफ मास की x इजिकल टू 0 से दूरी निकालेंगे जो हमसे पूछ रहा है। देखिए एक्सियम निकालने के लिए हम क्या करेंगे x इजिकल टू 0 से कुछ दूरी पे जाकर के एक छोटा सा टुकड़ा लेंगे जिसकी लेंथ dx होगी और उसका मास dm होगा, और मान लेते हैं वो दूरी क्या है x। मींस x दूरी पर जाकर के आपने एक छोटा सा टुकड़ा लिया dx जिसका मास dm है। सो dm किसके इक्वल होगा लैम्डा इंटू में dx, और लैम्डा की वैल्यू हमने अभी निकाली है लैम्डा नॉट बटे एल इंटू में एक्स प्लस लैम्डा नॉट, और इसकी गुणा किससे कर देंगे dx से, तो हमें क्या मिल जाएगा dm मिल जाएगा। और देखिए एक्सियम जो है मींस x इजिकल टू 0 से सेंटर ऑफ मास कितनी दूरी पर होगा वो इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन ऑफ x dm बाय इंटीग्रेशन ऑफ dm। यहाँ पर जो लिमिट होगी वो x1 से x2 होगी, जैसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग x इजिकल टू 0 से l होगी। यहाँ पर dm की जगह हम लैम्डा इंटू dx रख देंगे और लैम्डा की जो वैल्यू है वो रख देंगे। सो हमने क्या किया इंटीग्रेशन की लिमिट तो 0 से l रख दी x, और dm की जगह लैम्डा इंटू dx रख दिया। सिमिलरली नीचे भी dm की जगह लैम्डा इंटू dx रख दिया, लिमिट 0 से l रख दी। यहाँ पर लैम्डा की जगह क्या रख दिया लैम्डा नॉट बटे एल इंटू में एक्स प्लस लैम्डा नॉट, और ये वाला एक्स ये रहा इंटू में dx बटे में इंटीग्रेशन लैम्डा नॉट बटे एल एक्स प्लस लैम्डा नॉट इंटू में dx। यहाँ पर जो लिमिट है वो 0 से l ही है। यहाँ पर अब क्या करेंगे हम ऊपर से लैम्डा नॉट कॉमन आ रहा है, नीचे से भी लैम्डा नॉट कॉमन आ रहा है, कॉमन आके कैंसल आउट हो जाएंगे। ऊपर क्या बचेगा इंटीग्रेशन 0 टू एल
एक्स बटे एल प्लस का 1 इंटू में एक्स डी एक्स, और नीचे क्या बचेगा, इंटीग्रेशन 0 to L एक्स बाई एल प्लस 1 इंटू में डी एक्स। इस x के अंदर गुणा कर देते हैं, इंटीग्रेशन 0 to L एक्स स्क्वायर बाई एल प्लस का x इंटू में डी एक्स, और नीचे क्या रहेगा, इंटीग्रेशन 0 to L एक्स बाई एल प्लस 1 इंटू में डी एक्स। अब हमें ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों इंटीग्रेशन सोल्व करना होगा। ऊपर वाला इंटीग्रेशन क्या होगा, 1/L इंटू में एक्स की पावर 3/3 प्लस एक्स का क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 2/2, और लिमिट क्या रहेगी 0 to L। और नीचे वाले का इंटीग्रेशन क्या आएगा, 1/L एक्स का क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 2/2, जो यहाँ पे लिखा गया 1 का क्या हो जाएगा एक्स, और लिमिट क्या रहेगी 0 to L। यहाँ पर हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखेंगे, सिमिलरली नीचे भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखेंगे एक्स की जगह पर, और फाइनली जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 5L/9। और यहाँ पर ये कितना है, 3L/2 है, और इसको आप सोल्व करिए खुद से, फाइनली आपको आंसर मिलेगा 5L/9। सो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर एन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव फॉर विच द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड इज ए while the minimum amplitude is b, the modulation index will be। मीन्स कह रहा है एक एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव है जिसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड a है और मिनिमम एम्पलीट्यूड b है, और आपसे उसका मॉड्यूलेशन इंडेक्स पूछ रहा है। सो याद रखिए, मॉड्यूलेशन इंडेक्स जिसको हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, फॉर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव जिसको हम एम वेव भी लिख सकते हैं, वो इक्वल टू होता है ए मैक्सिमम माइनस ए मिनिमम बटे में ए मैक्सिमम प्लस ए मिनिमम। यहाँ पर ए मैक्सिमम क्या है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है एम वेव का। ए मिनिमम क्या है, मिनिमम एम्पलीट्यूड है एम वेव का। क्वेश्चन के अंदर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना गिवन है, ए, और मिनिमम एम्पलीट्यूड कितना गिवन है, बी। सो यहाँ पे रख दीजिए, एम किसके इक्वल आ जाएगा, ए माइनस बी बटे में ए प्लस बी। सो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी इसका राइट आंसर होगा। बट ये भी याद रखिए, क्या पता फ्यूचर में क्वेश्चन आ जाए, मॉड्यूलेशन इंडेक्स जो होता है वो 0 से ज्यादा होता है और 1 से कम होता है। जितना ज्यादा मॉड्यूलेशन इंडेक्स होगा उतना ही ज्यादा वेरिएशन होगा एम्पलीट्यूड में ऑफ द एम वेव। मींस एम वेव के एम्पलीट्यूड में वेरिएशन अगर ज्यादा है तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स ज्यादा होगा, या फिर ये भी कह सकते हैं जितना ज्यादा मॉड्यूलेशन इंडेक्स होगा उतना ही ज्यादा वेरिएशन होगा एम वेव के एम्पलीट्यूड में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ कॉमन बेस ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। कॉमन बेस को हम शॉर्ट में सीबी लिख सकते हैं। इन अ कॉमन बेस ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर द फेज डिफरेंस बिटवीन आउटपुट वोल्टेज एंड इनपुट वोल्टेज इज। मींस कॉमन बेस ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर की आउटपुट और इनपुट के बीच में फेज डिफरेंस बताना है, कितना होगा। देखिए, कॉमन बेस ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर हो या फिर कॉमन कोलेक्टर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर हो, आउटपुट सिग्नल फेज में होता है इनपुट सिग्नल के। मींस डेल्टा फाई कितना होता है, 0 होता है। मींस फेज डिफरेंस कितना होता है, 0 डिग्री होता है। और कॉमन एमीटर के केस में आउटपुट सिग्नल जो होता है वो आउट ऑफ फेज होता है विद इनपुट सिग्नल। मींस डेल्टा फाई फेज डिफरेंस कितना होता है, 180 डिग्री। मींस फेज डिफरेंस कितना होगा, 180 डिग्री या फिर पाई। सो यहाँ पर जो कॉमन बेस ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर गिवन है उसके अंदर इनपुट और आउटपुट के बीच में फेज डिफरेंस कितना होगा, 0 होगा। सो इसका राइट आंसर क्या आएगा, ए इसका राइट आंसर आएगा। सो याद रखना, कॉमन बेस और कॉमन कोलेक्टर के अंदर आउटपुट इनपुट के साथ फेज में होती है, बट कॉमन एमीटर के अंदर आउट ऑफ फेज होती है। मींस कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर के अंदर फेज डिफरेंस 0 होता है इनपुट और आउटपुट के बीच में, बट कॉमन एमीटर में फेज डिफरेंस कितना होता है, 180 डिग्री या फिर पाई। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर
under its classical limit when it is in ground state is। मीन्स कह रहा है एक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है, उसके पाए जाने की कितनी प्रोबेबिलिटी होगी अंडर इट्स क्लासिकल लिमिट। याद रखिए ग्राउंड स्टेट या नॉर्मल स्टेट में प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर अंडर इट्स क्लासिकल लिमिट कितनी होती है 84%। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इनसाइड द क्लासिकल लिमिट्स इन द नॉर्मल स्टेट या ग्राउंड स्टेट ऑफ द हार्मोनिक ऑसिलेटर इज 84%। और ये जो पोटेंशियल होगा वो मोस्ट बाउंडेड पोटेंशियल होगा नेचर के अंदर। मींस प्रोबेबिलिटी जो होगी फाइंडिंग अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर या फिर पार्टिकल की विद इन द क्लासिकल लिमिट इन नॉर्मल स्टेट या फिर ग्राउंड स्टेट मैक्सिमम होगी, और वो कितनी होगी 84% होगी। सो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी इसका राइट आंसर होगा कि 84% प्रोबेबिलिटी होगी फाइंडिंग अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर अंडर इट्स क्लासिकल लिमिट इन द ग्राउंड स्टेट या फिर नॉर्मल स्टेट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सोलेनोइड ऑफ इंडक्टेंस 50 मिली हेनरी एंड रेजिस्टेंस 10 ओम इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ 6 वोल्ट। द टाइम elapsed before the current reaches to half of its steady state value is। मीन्स कह रहा है एक सोलेनोइड है जिसकी इंडक्टेंस इतनी है, मीन्स ये किसकी वैल्यू है, एल की वैल्यू है, और रेजिस्टेंस कितनी है 10 ओम, मीन्स ये किसकी वैल्यू है, आर की वैल्यू है, और ये एक बैटरी से जुड़े हुए हैं। बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट है, और कह रहा है कितने टाइम के बाद उस सर्किट के अंदर जो करंट है वो हाफ ऑफ द स्टीडी स्टेट वैल्यू पहुंच जाएगा। मींस स्टीडी स्टेट में जो करंट है उसका आधा करंट पहुंच जाना चाहिए, वो कितने टाइम में पहुंच जाएगा ये आपसे पूछ रहा है। अगर हम स्टीडी स्टेट में जो करंट होगा उसको आई नोट माने तो हमें वो टाइम निकालना है जिस टाइम पर करंट आई नोट बाय 2 हो जाएगा। आई टी क्या है, किसी भी टाइम पर करंट है, सो हमें वो टाइम निकालना है जिस टाइम पर करंट आई नोट का हाफ हो जाएगा, मींस आई नोट बाय 2 हो जाएगा। और आई नोट क्या है, वो करंट है जो स्टीडी स्टेट के ऊपर है, मींस मैक्सिमम करंट है। सो हमें एल और आर गिवन है, एक बैटरी से जुड़े हुए हैं 6 वोल्ट की बैटरी से, तो इसको हम आर एल सर्किट कहते हैं। यहाँ पर एल की वैल्यू 50 मिली हेनरी गिवन है, इसको हम हेनरी में कन्वर्ट कर लेंगे, मिली की वैल्यू रख देंगे 10 की पावर -3। आर कितना गिवन है 10 ओम, और किसी भी टाइम पर जो करंट होता है वो आई इक्वल टू आई नोट 1 माइनस ई की पावर आर टी बाई एल से लिखा जाता है। और आई नोट क्या है, स्टीडी स्टेट करंट है, और किसी भी टाइम पर जो करंट है वो आई है। हमें वो टाइम निकालना है जब आई किसके इक्वल हो जाएगा, आई नोट बाई 2। सो यहाँ पर हम आई की जगह आई नोट बाई 2 रख देते हैं और टी की वैल्यू निकाल लेते हैं। आई नोट से आई नोट कैंसल आउट हो जाएगा, यहाँ पर 1/2 बचेगा, इस साइड 1 माइनस ई की पावर आर टी बाई एल बचेगा। यहाँ पर ई की पावर आर टी बाई एल इस साइड ले आते हैं, हाफ को इस साइड ले आते हैं, 1 माइनस हाफ कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। सो यहाँ पर इसको हम माइनस पावर को प्लस करना हो तो नीचे ले आते हैं, 1/e की पावर आर टी बाई एल इक्वल टू 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ई की पावर आर टी बाई एल किसके इक्वल हो जाएगा, 2 के, यहाँ से आर टी बाई एल किसके इक्वल आ जाएगा, एल एन 2 के, ई इस साइड जाएगा तो एल एन में कन्वर्ट हो जाएगा, टी किसके इक्वल आ जाएगा, एल एल एन 2 बटे आर। सो यहाँ पर एल की वैल्यू भी हमें गिवन है, आर की वैल्यू भी हमें गिवन है, एल एन 2 हमें पता है 0.693 होता है। फाइनली सोल्व करके टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3.465 मिली सेकेंड आ जाएगी। सो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए इसका राइट आंसर होगा 3.5 मिली सेकेंड, क्योंकि जो हमने आंसर निकाला है वो 3.5 मिली सेकेंड के नियर है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द बाइंडिंग एनर्जीज पर न्यूक्लियन फॉर लिथियम एंड हीलियम न्यूक्लियाई आर दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली,
then for reaction this the kinetic energy of each alpha particle will be nearly। मीन्स कह रहा है ये जो न्यूक्लियर रिएक्शन हो रही है जिसके अंदर लिथियम और प्रोटॉन रिएक्टेंट है और दो अल्फा पार्टिकल प्रोडक्ट है, क्योंकि हमें पता है हीलियम का जो न्यूक्लियस होता है वो अल्फा पार्टिकल होता है और अल्फा पार्टिकल को हम हीलियम 2 4 से रिप्रेजेंट करते हैं। सो ये क्या है, अल्फा पार्टिकल है। और यहाँ पर कितने अल्फा पार्टिकल निकल रहे हैं, दो अल्फा पार्टिकल निकल रहे हैं, जिसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और आपसे कह रहा है ईच अल्फा पार्टिकल की कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी, क्योंकि इसकी और इसकी काइनेटिक एनर्जी सेम होगी तो आपसे ईच अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है। और आपको हीलियम 37 में एक न्यूक्लियन की बाइंडिंग एनर्जी कितनी गिवन है, 5.60 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और हीलियम 24 में एक न्यूक्लियन की बाइंडिंग एनर्जी कितनी गिवन है, 7.06 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इसमें कितने न्यूक्लियन है, 7। तो इसको अगर हम 7 से गुणा कर देंगे तो इसकी बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी, और इसको अगर हम 4 से गुणा कर देंगे तो इसकी बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी। और देखिए हमें काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए ईच अल्फा पार्टिकल हमें इस रिएक्शन की क्याऊ वैल्यू निकालनी होगी। और क्याऊ वैल्यू जो होती है ये वो एनर्जी होती है जो इस न्यूक्लियर रिएक्शन में निकलेगी। सो इस न्यूक्लियर रिएक्शन में जो एनर्जी निकलेगी वो क्याऊ वैल्यू से निकाल लेंगे और उसका आधा कर देंगे तो हमें हर अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी, क्योंकि ये जो एनर्जी निकलेगी वो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में चली जाएगी अल्फा पार्टिकल्स के। सो आधी एनर्जी इसको चली जाएगी, आधी एनर्जी इसको चली जाएगी। सो इस अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी, क्याऊ बाय 2। और इसकी भी काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी, क्याऊ बाय 2, क्योंकि दोनों क्या है, सेम है। तो क्याऊ वैल्यू जो निकलेगी वो आधी आधी शेयर कर लेंगे। सो इस अल्फा पार्टिकल की भी क्याऊ बाय 2 काइनेटिक एनर्जी होगी और इसकी भी क्याऊ बाय 2 काइनेटिक एनर्जी होगी। सो हमें क्याऊ वैल्यू निकालनी है, उसको 2 से भाग करना है, वही क्या आ जाएगी, हर एक अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी इस न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर। सो क्याऊ वैल्यू जो होती है न्यूक्लियर रिएक्शन की वो इक्वल टू होती है बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। यहाँ पर प्रोडक्ट क्या है, दो अल्फा पार्टिकल है, रिएक्टेंट क्या है, लिथियम और प्रोटॉन है। प्रोटॉन की तो होती नहीं है बाइंडिंग एनर्जी, क्योंकि वो तो जस्ट एक पार्टिकल है। और लिथियम की बाइंडिंग एनर्जी निकालनी होगी तो पर न्यूक्लियन हमें गिवन था, उसको 7 से गुणा कर देंगे। और हीलियम की पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी हमें गिवन थी, उसको 4 से गुणा कर देंगे तो एक अल्फा पार्टिकल की या हीलियम न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी, उसको 2 से गुणा कर देंगे तो पूरे प्रोडक्ट की बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी। सो देखिए हीलियम न्यूक्लियस के पर न्यूक्लियन की बाइंडिंग एनर्जी कितनी थी, 7.06। उसको 4 से गुणा कर दिया तो एक अल्फा पार्टिकल की या हीलियम न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी आ गई, 2 से गुणा कर दिया तो पूरे प्रोडक्ट की बाइंडिंग एनर्जी आ गई। और यहाँ पर बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, हमें पता है लिथियम के एक न्यूक्लियन की बाइंडिंग एनर्जी हमें गिवन थी 5.60, उसको 7 से गुणा कर देंगे, क्योंकि लिथियम के अंदर कितने न्यूक्लियन है, 7। एक न्यूक्लियन की बाइंडिंग एनर्जी कितनी है, 5.60, इसको 7 से गुणा कर देंगे तो इस लिथियम के न्यूक्लियस की पूरी बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी। इसकी होती ही नहीं है। इसकी निकालने के लिए क्या करेंगे, 7.06 को 4 से गुणा कर देंगे, क्योंकि ये वैल्यू एक न्यूक्लियन की है। 4 से गुणा करेंगे तो हमें हीलियम न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी मिल जाएगी। और दो हीलियम न्यूक्लियस निकल रहे हैं तो 2 से गुणा कर देंगे, जो हमने यहाँ पर किया हुआ है। 7.06 हीलियम न्यूक्लियस के एक न्यूक्लियन की बाइंडिंग एनर्जी थी, 4 से गुणा कर दिया तो हीलियम न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी आ गई, 2 से गुणा कर दिया तो पूरे प्रोडक्ट की आ गई। और 5.60 लिथियम न्यूक्लियस के एक न्यूक्लियन की बाइंडिंग एनर्जी थी, तो 7 से गुणा कर दिया तो पूरे रिएक्टेंट की बाइंडिंग एनर्जी आ गई, क्योंकि प्रोटॉन की होती नहीं है। और इसको हम सोल्व कर लेंगे। फाइनली हमें क्याऊ वैल्यू 17.28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिल जाएगी।
सो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी ईच अल्फा पार्टिकल की, Q/2, इसको 2 से भाग कर देंगे तो 8.64 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी ईच अल्फा पार्टिकल की। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी इसका राइट आंसर होगा। सो फाइनली थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।